हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है कि बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कहा जाता है। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, कंपनी कैसे बनती है और कंपनी बनाने के लिए कौन कौन लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रमोटर, जो कंपनी बनाते हैं वो होते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। प्रमोटर कौन होते हैं? जो वो पर्सन जो नेसेसिटी स्टेप लेते हैं कंपनी बनाने के लिए, उनको प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है? कंपनी बनती है किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी बनाते हैं, जो कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए नेसेसिटी स्टेप को लेते हैं, उनको प्रमोटर कहा जाता है। और जैसे कंपनी बनाने के लिए तो और भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, जैसे CS, CMA, अकाउंटेंट, इनकी हेल्प के थ्रू ही कंपनी बनाते हैं। मेरे को कंपनी बनानी है, मेरे को पता ही नहीं कैसे बनानी है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कौन पूरी करेगा? लीगल फॉर्मेलिटीज़ CA करेगा, CS करेगी। तो उनको प्रमोटर नहीं कहा जाता। जो हमारी ऐसे हेल्प करते हैं कंपनी बनाने के लिए, उनको प्रमोटर नहीं कहा जाता। ठीक है, तो प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी बनाने के लिए नेसेसरी स्टेप लेते हैं, या बोल सकते हैं जिनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है या एनुअल रिटर्न में दिया हुआ होता है। आपका ये फर्स्ट पॉइंट है प्रमोटर का, कि जिनका नाम, प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया होता है या एनुअल रिटर्न। अब प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट होते हैं जब पब्लिक इशू करती है कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट लेती है कंपनी, उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और उस प्रोस्पेक्टस में जिस पर्सन का नाम होता है उसको प्रमोटर कहा जाता है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रमोटर वो होते हैं जिनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है एट द टाइम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, उसमें जिसका नाम होता है। या कंपनी के एनुअल रिटर्न में हर साल कंपनी को एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसको एनुअल रिटर्न कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, 10 to 12 डिटेल्स होती है। लाइक कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होगी, कंपनी के प्रमोटर कौन होंगे, उसमें जिसका नाम लिखा होता है वो प्रमोटर होता है। या सेकंड पॉइंट आपका आता है, प्रमोटर वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। प्रमोटर बाद में या तो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है या फिर डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, उसको प्रमोटर कहा जाता है। ये देखिए, जिसके पास कंपनी का कंट्रोल होता है, डायरेक्ट, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थ्रू शेयर होल्डर या डायरेक्टर, उसको भी प्रमोटर कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, द कंपनीज एक्ट 2013, पहले प्रमोटर वर्ड को 1956, इससे जो प्रीवियस एक्ट था आपका, उसमें डिफाइन नहीं किया गया था। अभी 2013 में प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया गया है। डिफाइन द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। सेक्शन याद नहीं करना है, मतलब आप कर सकते हैं, लिखना कब है? जब आपको 100% श्योरिटी है कि आपका ये सेक्शन करेक्ट है। डाउट है तो प्लीज मत लिखना, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। विच मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन ए प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। प्रमोटर कौन होते हैं? जिनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है। अभी मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो इशू करती है, या कंपनी के एनुअल रिटर्न में जिसका नाम गिवन होता है उसको प्रमोटर कहा जाता है। प्लीज़ आप इन दोनों को ना अलग अलग पॉइंट करके मत लिखना, ये एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट में जाना चाहिए। पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में इनको अलग पॉइंट्स में नहीं बना के लिखना है। हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी मैंने आपको बताया प्रमोटर या तो शेयर होल्डर बनते हैं या कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो जिसके हाथ में कंट्रोल होता है कंपनी का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एज शेयर होल्डर या डायरेक्टर, उसको भी प्रमोटर कहा जाता है। और जिसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के काम करते हैं, उनको भी प्रमोटर कहा जाता है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ए कस्टम टू एक्ट। कस्टम टू एक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? नॉर्मली। ठीक है, उसको भी प्रमोटर कहा जाता है। आई होप क्लियर हुए आपको ये तीनों पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स है जिनको हम प्रमोटर कहते हैं।
जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या एनुअल रिटर्न में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है, या जिसके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। ये सिंपल टर्म में आपको दिया हुआ है। प्रमोटर कौन होता है? पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, जो कंपनी बनाते हैं। इट इज़ दे हु कन्विंस द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, जिनको वो आइडिया आता है कि कंपनी बनानी है। दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। It should however be noted that person acting only in professional capacity, solicitor, banker, accountant etc. are not regarded as promoter। जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहे हैं कंपनी बनाने में, उनको प्रमोटर नहीं कहा जाएगा। आपका ये डेफिनेशन 3-4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। इजी डेफिनेशन है तो ये आपको करनी है। अब फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी कैसे बनती है देखिए। पब्लिक कंपनी के केस में आपको पता है कि मिनिमम कितने मेंबर होने मैंडेटरी है, 7। प्राइवेट कंपनी के केस में 2, ओपीसी के केस में 1। तो 7% इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो 7% का होना जरूरी होता है। तो 7% इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, एनी 7 और मोर, मिनिमम 7 है, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम तो लिखा ही नहीं हुआ है। प्राइवेट में 200 है बट पब्लिक में तो कोई लिमिट ही नहीं है। कैन फॉर्म ए कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू ए मेमोरेंडम। अब ये मेमोरेंडम क्या होता है? अभी इसके लेटर हम मेमोरेंडम ही पढ़ने वाले हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक होता है बच्चे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। कंपनी जब कंपनी फॉर्म होती है ना, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जिसमें सब कुछ गिवन होता है। क्या क्या? कंपनी का कैपिटल क्लोज, कि कंपनी को कितनी कैपिटल इशू करनी है, उससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती अपने लाइफ टाइम में। अगर करनी है तो कंपनी को अपनी कैपिटल क्लोज को चेंज करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है, एक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, वो शेयर इशू करती है, शेयर मार्केट, तो उससे लोग उसको खरीदते हैं, उसके बदले में वो कंपनी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो उस टाइम पे कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। तो वो जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितनी अमाउंट को इशू कर सकती है, वो सब आपका गिवन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको बोला जाता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कैपिटल क्लोज होता है, रजिस्टर क्लोज होता है जिसमें कंपनी का रजिस्टर एड्रेस गिवन होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है कि कंपनी का जो पर्पस है, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, वो लिखा होता है। कंपनी उससे बाहर काम नहीं कर सकती है। कंपनी को अगर टीचिंग करनी है, कंपनी को गोल्ड बेचना है, अगर उसमें ये लिखा होता है। अगर कंपनी को गोल्ड के अलावा कोई और बिजनेस करना है तो कंपनी को अपना कैपिटल क्लोज मेमोरेंडम चेंज करना होगा, फिर ही कंपनी कर सकती है। नेम क्लोज, कंपनी का नाम क्या होगा, तो अगर दूसरा बिजनेस ऐड करना है तो कंपनी को अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसको बोला जाता है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, जो कंपनी का बताता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि कॉल्स इन एरर का रेट क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस का रेट क्या होगा, ये सब बताया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी का जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कंपनी बनाने के लिए और जो कि रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होता है। तो इन केस ऑफ उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें नाम दिए जाते हैं 7 नेम इन केस ऑफ ए पब्लिक और 2 नेम इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। मतलब मिनिमम 7 है, मैक्सिमम जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। Complying with the requirement of this act in respect of registration in case of a 2 private company और 1 public company। कंपनी को बनाने के लिए तो एक मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उसमें नाम दिए जाते हैं 7, 2 और 1 और वो सबमिट कराया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जिसको आरओसी बोलते हैं। यहाँ पे गिवन है पब्लिक कंपनी 7 और मोर, 2 और मोर और 1 और मोर। अब आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पूरा प्रोसीजर कि कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, जो कि आप अपनी ट्रेनिंग में बनाएंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। अभी थ्योरेटिकल कर रहे हैं, अब आगे आगे आपको ये सब प्रैक्टिकल भी करना है। किसी की कंपनी भी बनाएंगे, अपनी कंपनी भी बनाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे डायरेक्ट 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज 2013 प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसीजर दे रखा है। देखिए, सबसे पहले बताता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी पर्सन प्रमोटर कंपनी बनाना चाहता है उसको कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं। सबसे पहले, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी filled with the registrar within whose jurisdiction the register office of the company is proposed to be situated। दिल्ली में रजिस्टर ऑफिस है तो दिल्ली की जुडिक्शन, गुड़गांव में है तो हरियाणा की जुडिक्शन, तो मतलब जहां आपका रजिस्टर ऑफिस है उसी की जुडिक्शन में आपको आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कराने होते हैं? सबमिट कराने होते हैं। सबसे पहले आपका आता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि साइन होता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन होते हैं? जो 7% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी को 7% बनाने के लिए मैंडेटरी होते हैं, उनके नाम होते हैं, साइन होते हैं, उनको बोला जाता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। क्लियर? एक डिक्लेरेशन अब आती है, डिक्लेरेशन दी जाती है। किस किस के द्वारा डिक्लेरेशन दी जाती है? देखिए, बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एंड बाय ए पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। यहाँ पर सबसे पहले आपने दिया एमओए और एओए। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट, डिक्लेरेशन दी जाती है। डिक्लेरेशन किसके द्वारा दी जाती है? जो कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। मतलब अब देखिए, कोई भी पर्सन आगे कंपनी बनाने को सोच सकता है, बट अब उसको कंपनी बनानी आती है नहीं। लोग की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? जिसको पता है, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उनके द्वारा, प्लस जिसका नाम आर्टिकल में गिवन एज डायरेक्टर हो या मैनेजर हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, उनके द्वारा क्या डिक्लेरेशन दी जाती है कि कंपनी का जो भी प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो किया गया है और अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो किया गया है। सारी रिक्वायरमेंट जो कि लॉ की है वो फुलफिल कर दी गई है, वो सब डिक्लेरेशन दी जाएगी। दैट क्या डिक्लेरेशन? ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइंट विद। जो भी एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी गई है। ठीक है, 2 पर्सन के द्वारा डिक्लेरेशन दी जा रही है इस पॉइंट 2 में, जो कंपनी के फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करें, सीए, सीएस, सीएमए जो भी, प्लस जिनका नाम आर्टिकल में है डायरेक्टर, मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी, उनके द्वारा। अब आता थर्ड पॉइंट, ए डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन name as the first director if any in the article stating that। एक डिक्लेरेशन दी जाएगी each of the subscriber to the memorandum, 7%, 2% और 1% उनके द्वारा, and from person named as the first director if any in the article stating, आर्टिकल में जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसके द्वारा, that he is not convicted of any offense, उसने कोई भी ऑफेंस, वो किसी भी ऑफेंस के लिए जेल नहीं गया है, विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। और देखिए, मतलब ये नहीं कि इसी कंपनी के लिए, प्रीवियस कंपनी के लिए भी अभी तक उसको कोई जेल नहीं हुई है, कोई भी ऑफेंस उसने कमिट नहीं किया है। कंपनी बनाने के लिए फॉर्मेशन, ऐसा होता है ना कि झूठी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी हो कंपनी बनाने के लिए, वो अभी तक उसने ना किया हुआ हो, एक डिक्लेरेशन दी जाएगी। नेक्स्ट डिक्लेरेशन दी जाएगी कि वो उस कभी भी गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है फॉर एनी फ्रॉड or breach of duty to any company under this act or previous company law during 5 years, and all the documents filled with the registrar for registration of company contain information that is correct, complete and true to the best of his knowledge and belief। तो समझ आया, 3
अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड पॉइंट में एक एक डिक्लेरेशन दी जा रही है। सेकंड पॉइंट में जो कंपनी को बना रहे हैं CS, CS, CMA प्लस डायरेक्टर मैनेजर या CS, एक डिक्लेरेशन उनके द्वारा दी जाती है कि ऑल द रिक्वायरमेंट जो भी है एक्ट की फुलफिल कर दी गई है। थर्ड में आते हैं जितने भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उनके द्वारा, प्लस जिसका नाम फर्स्ट डायरेक्टर है आर्टिकल में। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसको दो डिक्लेरेशन देनी है, एक तो पॉइंट सेकंड में, एक पॉइंट थर्ड में, कि वो कभी भी उसने कोई भी जेल नहीं हुई है उसको कंपनी की फॉर्मेशन प्रमोशन के लिए, या कोई भी फाउंड गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है, या उसने कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की है इस कंपनीज एक्ट में या प्रीवियस कंपनी एक्ट में लास्ट 5 ईयर, ठीक है। और जो भी उसने रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट सारे के सारे रजिस्ट्रार को फिल किए हैं, और जो नॉलेज है जो इन्फॉर्मेशन है उनमें वो करेक्ट है और उसको सबकी पता है उस बारे में। ये पॉइंट आपका थर्ड। अब नेक्स्ट आता है द एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर ऑफिस इज एस्टैब्लिश। देखिए कंपनी को ना एक रजिस्टर ऑफिस होता है, बट जब तक रजिस्टर ऑफिस नहीं बनता है कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर ऑफिस होता है कंपनी का, कि जहाँ पर जो ROC को नोटिस देने होंगे तो वो कहाँ पे देगी जब तक कंपनी का रजिस्टर ऑफिस नहीं बना है, तो कॉरस्पॉन्डेंस ऑफिस होता है वहाँ पर देगी, उसका नाम देना है। नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर नेम including surname or family name, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum along with proof of identity, and in case of a subscriber being a body corporate such particular as may be prescribed. नेम, सरनेम, फैमिली नेम, एड्रेस सब कुछ देना है आपको ROC के पास। ये जरूरी नहीं है कि पर्सन ही बना सकता है, कंपनी भी एक दूसरी कंपनी बना सकती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज सेम देना है पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज टू सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी। नेक्स्ट द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको वो भी बताना है, आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, हो सकता है ना एक डायरेक्टर एक ही जगह डायरेक्टर हो, आप किसी और में भी होंगे, तो आप जितनी कंपनी में और में डायरेक्टर हैं आपको वो भी बताना है कि आप और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हैं। द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का आर्टिकल में जिसका नाम मेंशन है, in other firm or body corporate along with their consent to act as director of the company in such form and manner as may be prescribed। जो भी आप दूसरी फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में भी डायरेक्टर है तो आपको वो भी आपको डिक्लेरेशन देनी है, बताना है कि आप किस किस में है। The particulars provided in the provision shall be individual subscriber note of the professional engaged in the corporation of the company। ये जो प्रोफेशनल है उनको नहीं देना है, जो इंडिविजुअल है किसको देना है, जो डायरेक्टर मैनेजर है उनको देना है। 7 पॉइंट्स 7 मार्क्स। आप पूरा एग्जैक्ट भी लिखाएंगे तब भी 7 तो नहीं मिलेगा, 5 और 6 तक मिल जाएंगे अगर आप एज इट इज़ लिख के आएंगे। ऑलरेडी कंसाइज नोट है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ लिख के आना आपको और आपको 7 मार्क्स 6 मार्क्स तक मिल जाएंगे। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं। ये आपका पॉइंट 1 है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट 2। रजिस्ट्रार उन नोटिस को जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अगर उसको लगेगा कि वो करेक्ट है तो आपको क्या दे देगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार क्या कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट and information filled shall register all the document and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act। आपने जो जो ऊपर 7 डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दिए हैं, अगर उसको लगेगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, सभी डॉक्यूमेंट सही है, तो उसको रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। और अलॉटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये क्या होता है, सिन नंबर होता है कंपनी का, जैसे हमें आधार नंबर मिलता है ना भाई, हम अलग हैं, हमारी अलग पहचान है, ऐसे ही कंपनी का एक सिन नंबर होता है कि कंपनी की वो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। On or from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट दी होती है ना, वो डेट ही मान ली जाती है कंपनी का जन्म हो गया, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो भी है। हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट है वही हम उसी दिन पैदा हुए, चाहे वो 2 दिन आगे है 2 दिन पीछे है,
तो ऐसे ही वो ही डेट फाइनल होती है और उसी डेट को वो कंपनी को सिन नंबर रजिस्ट्रार अलॉट कर देता है. Shall allot to the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. Maintenance of copies of all documents and information. कंपनी को ये जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देते हैं ओरिजिनल कंपनी के पास भी होते हैं, वो पूरी लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी को संभाल के रखना होता है जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं हो जाता है. ठीक है, वाइंडिंग अप हो गया उसके बाद तो भाई क्या ही रखना है, बट पूरी लाइफ टाइम अगर कंपनी 100 साल चल रही है तो 100 साल ही कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने होंगे. द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर ऑफिस copies of all documents and information as originally filed till its resolution under this act. Lifetime of the company. Furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation. देखिए आपका ये 5th और 6th पॉइंट है ना, सेम है बट एक डिफरेंस है. मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट. क्या होता है बच्चे? इम्पोर्टेंट फैक्ट. मित्रों आपको समझ आ रहा है? देखिए बहुत ही अब ये जो 5th और 6th पॉइंट में है क्या डिफरेंस है? आपने कोई फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रार के पास, ये एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जब कंपनी बन रही है उसी टाइम पे, और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी बनने के बाद रजिस्ट्रार को पता लगता है कि भाई आपने कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है. तो इन दोनों केस में आपके ऊपर लायबल होंगे. जो पेनल्टी होगी लगेगी वो सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग लगेगी. ये जो सेक्शन 447 है ये आपका दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, जिसमें ये बात करता है पेनल्टी, सारी इसमें पेनल्टी दी हुई है, तो आप इसमें लायबल होंगे 44 सेक्शन में. इसमें सारी क्या दी हुई है? पेनल्टी दी हुई है. देखिए, इफ एनी पर्सन फर्निश करता है एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, झूठी या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन या सप्रेस छुपाता है एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन of which he aware in any of the document filed with the registrar in relation to the registration of company, जो उसको पता था, he shall be liable for action fraud under section 447, जो कि पेनल्टी की बात करता है. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या तो वो कोई छुपाता है इन्फॉर्मेशन है, झूठी इन्फॉर्मेशन देता है इनकरेक्ट, जो कि उसको पता है, तो वो उसको लायबल होगा कौन से? अंडर सेक्शन 447, जो कि बात करता है पेनल्टीज़ की. अब आता है कि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन or by suppressing any material fact where at any time after incorporation of a company, after incorporation it is proved that the company has been got incorporate हो गई है by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the promoter, the person named as the first director of the company and the person making declaration under this section shall each be liable for the fraud under section 447. जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा कंपनी, पर्सन, सब लाइबल होंगे सेक्शन 447 में. तो फर्स्ट जो 5th पॉइंट है वो आपकी बात करता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 6th पॉइंट आपका बात करता है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. अब आता है ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल. जो भी देखिए कंपनी के जितने भी केस होते हैं ना, वो कौन हैंडल करता है, किसके पास जाते हैं? कंपनी के सारे केसेस ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं. अगर ट्राइब्यूनल को पता लगता है कि आपने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ छुपाया है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है काफ़ी सारी कंपनी को बंद कराने का, कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करने का, अमलगमीट करने का, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है. तो ये सारे ऑर्डर ट्राइब्यूनल दे सकता है जो उसको ठीक लगता है. उससे पहले वो क्या देगा? कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि कंपनी अपने बारे में क्या कहना चाहती है, उसके बाद वो ऑर्डर सुनाएगा. Where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information
और रिप्रेजेंटेशन बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। सेम है 6.7 पॉइंट में कि जहाँ पर कंपनी बन चुकी है कोई झूठी इंफॉर्मेशन देकर या कुछ फैक्ट को छुपाकर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन filled or made for incorporating such company or any fraudulent action, the tribunal may, on application made to him, just a minute, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है झूठी इंफॉर्मेशन देकर, तो ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकता है? द ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट, अब ये जो है ना 1 2 3 4 5, ठीक है, जो 5 6 7 पॉइंट में आपको वही लिखना है कि अगर आपने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ छुपाया है जो आपको पता था और कंपनी बन गई है, तो पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एन आर्टिकल इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर इन क्रेडिटर। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि उसके मैनेजमेंट को रेगुलेट करने का या चेंज करने का, या आर्टिकल और एमओए में कुछ चेंजेस करने का दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, उसके मेंबर्स के लिए, अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है। या ट्राइब्यूनल बोल सकता है कि जो कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी, या ट्राइब्यूनल कंपनी को नेम स्टॉक ऑफ रिमूवल करने का ऑर्डर दे सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से, या कंपनी ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है, या जो उसको ठीक लगता है वो ऑर्डर दे सकता है। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि पास सच ऑर्डर एज इट मेड डीम फिट थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी in its memorandum and article in public interest or interest of the company and its member and creditor, or direct that liability of member shall be unlimited, जो liability है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, और रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाएगा, और पास सच ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और जो उसको ठीक लगता है। इससे पहले ट्राइब्यूनल क्या देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड, द कंपनी शैल गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड इन दिस मैटर, the tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company including the obligation if any contracted or payment of any liability. The tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company including obligation, इससे पहले ट्राइब्यूनल देखेगा कि कंपनी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में है, क्या क्या कंपनी की ऑब्लिगेशन बची है, क्या क्या लायबिलिटी बची है। तो ये आपका पूरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। बहुत फर्स्ट पॉइंट था जो आपका इंपॉर्टेंट था, 7 डॉक्यूमेंट जिसमें आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद रजिस्टर क्या करता है, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है, कंपनी को सिन नंबर इशू कर देता है। उसके बाद कंपनी को अपना रजिस्टर एड्रेस देना होता है, कॉरस्पॉन्डेंस। 5th और 6th पॉइंट सेम है, एक तो है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर कंपनी ने कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो कंपनी लायबल होगी सेक्शन 447 में। 6 पॉइंट भी यही कहता है। और आपका लास्ट 7 पॉइंट की ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है क्या, कि या तो कंपनी की मैनेजमेंट को रेगुलेट करे, चेंज करे, एमओए एओए को चेंज करे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, क्रेडिटर या मेंबर्स, या फिर ट्राइब्यूनल सेकंड ऑर्डर दे सकता है, कंपनी का वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे सकता है, या ट्राइब्यूनल कंपनी का नाम हटा सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से, या अनलिमिटेड लायबिलिटी कर सकता है, जो उसको ठीक लगता है वो ऑर्डर दे सकता है। उससे पहले कंपनी को क्या देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा कि कंपनी को अपने बारे में क्या कहना है, और ट्राइब्यूनल वो भी ऑब्लिगेशन देखेगा कि कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, क्या क्या कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। तो ये आपका है 7 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, अच्छे से करना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद क्या 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 इफेक्ट होते हैं कंपनी के। सबसे पहले देखिए सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक तो इसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है जो आपने फीचर्स में पढ़ा था, कंपनी अलग, उसके मेंबर अलग, एक अलग से आइडेंटिटी मिल जाती है। एक परपेचुअल सक्सेशन कि कंपनी कंटिन्यूस चलती रहती है जब तक उसका लॉ के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप नहीं होता है, क्योंकि वो लॉ के ही प्रोसीजर से बनती है, तो लॉ के प्रोसीजर से ही उसका वाइंडिंग अप होता है। द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9
From the date of incorporation mentioned in the certificate, the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum. जो मेमोरेंडम में होता है नेम क्लोज, उसमें जो नाम होता है उस दिन से जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो तब से वो क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, मान लिया जाता है कंपनी बन चुकी है। जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होता है उसी दिन से कंपनी और मेंबर के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कंपनी शेयर इशू करती है, वो पैसे देते हैं, जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट है वहाँ से कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या हो जाता है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। Such a registered company shall be capable of exercising all the function of an incorporated company under this act, having power to enter into contract related to property other matters. उस दिन से कंपनी को वो पावर मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, मतलब प्रॉपर्टी बाय करनी है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, सब वो कर सकते हैं जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम दिया गया है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के बाद का इफेक्ट बोला गया है। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, जिसमें जो डेट मेंशन है, उस दिन से कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है और कंपनी पावर मिल जाती है, कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। From the date of incorporation, there come into existence a binding contract between the company and its member as evidenced by memorandum and article of the association. ये केस हुआ था जो कि आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है, कि उस दिन जिस दिन से कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। ठीक है, ये केस स्टडी हुई थी जिसमें बताना, आपको नेम याद नहीं करना है। अगर आप में बहुत है कि भाई हमें देखना है क्या केस स्टडी हुई थी, क्या पढ़ना है, तो आप गूगल पे जाइए, नाम लिखिए, अपना 2 घंटे लगाइए, ठीक है। तो बट अभी के लिए आपको केस स्टडी का नाम याद नहीं करना है, जो जो बताए जाएंगे सिर्फ आप वो कर लेंगे, बहुत है। इट हैज़ perpetual succession and perpetual existence until it is dissolved by liquidation or struck out of the register. A company on registration acquire a separate existence and law recognize it legal person separate and distinct from its member. ये भी आपको केस स्टडी लर्न नहीं करनी है। केस स्टडी हुआ था कि सेपरेट लीगल, जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो जाता है और सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर। Merely because a company purchase all share of another company, it won't serve as a means of putting end to the corporate character of another company and each company is a separate एंटिटी। ये बोल रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स परचेज कर लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी, दोनों कंपनी एक बन जाएगी, दूसरी कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं। बेशक सारे शेयर ले लिया बट दोनों का अपना अपना एक एंटिटी का सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी ही, आइडेंटिटी जो कंपनी की है वो रहेगी ही। मेयरली बिकॉज ए कंपनी परचेज कर लेती है ऑल शेयर्स दूसरी कंपनी के, इट वोंट सर्व एज ए मीन्स ऑफ पुटिंग एंड टू द कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी का जो कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, आइडेंटिटी है, वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ऐसे ये बोला जाएगा कि मान लो अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कंपनी के सारे शेयर ले लिए या शेयर ले लिया, तो ये नहीं है कि वो कंपनी गवर्नमेंट के एजेंट बन जाएगी, नहीं, तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। The mere fact that entire share capital has been contributed by central government and all its share are held by President of India, सारे शेयर किसने ले लिए कंपनी के, President of India and other officer of the central government, does not make any difference in the position of registered company and it does not make a company an agent either of the President or central government. उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसका एजेंट नहीं बन जाएगी, कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी, चाहे दूसरी कंपनी उसके शेयर बाय करे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पे क्या इफेक्ट होगा, वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर, जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बाइंड होंगे कंपनी और उसके मेंबर पे, जो उन पे लिखा है वही माना जाएगा। कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी का कॉल्स इन एरियर रेट क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, मतलब जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब मानी जाएगी। All money is payable by any member to the company under the memorandum and article shall be debt due from him to the company। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अनपेड अमाउंट पेड बाय मेंबर, कि एक मेंबर को पे करना होता है टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। नॉमिनल वैल्यू मान लो 10 रुपीज़ है, 10,000 का शेयर है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो आपकी फेस वैल्यू है 10 है, तो एक मेंबर को कितना पे करना होता है, 10 रुपीज़। अगर कंपनी ने पेड अप वैल्यू
पेड अप 8 कर लिया है तो यहाँ पर अनपेड अमाउंट है 2, तो 2 रुपये पे करना है, वेदर ड्यूरिंग द कंपनी की जो चल रही है उस टाइम पे या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये बात कर रहा है कि ऑल मनीज, लॉ में मनी को क्या बोलते हैं, मनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम इन आर्टिकल शेल बी दैट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी, उसको वो पे करना ही है जो अमाउंट उसको पे करनी है टू द एक्सटेंड ऑफ नॉमिनल वैल्यू या अनपेड अमाउंट। क्लियर। तो ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि कंपनी सेक्शन 9 बताता है कि जब कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जो डेट होती है वो मेंशन, उस दिन से कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कंपनी और मेंबर के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस दिन से कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो जाती है। या एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे शेयर भी बाय कर लेती है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कंपनी के सारे शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ले लिए जाते हैं तो भी कंपनी की आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो लिखा गया है वो कंपनी और मेंबर्स पर बाइंडिंग होगा, वो ही उनको फॉलो करना होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या कहता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर पूछे जाने को कुछ भी पूछा जा सकता है, इजी भी है। अब एक आता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कौन कौन सी होती है। फर्स्ट नॉमिनल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों एक ही होती है। नॉमिनल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सी होती है, देखिए नॉमिनल कैपिटल वो होती है जो कंपनी अपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो कंपनी इशू कर सकती है, या तो पब्लिक इशू जब कंपनी लाती है तो बोलते हैं 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, वो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है कि मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है, वो एक बार में नहीं करती, धीरे धीरे करती है। अगर कंपनी को उससे ज़्यादा इशू करना होता है तो मेमोरेंडम में कंपनी को चेंज करना पड़ेगा अपना कैपिटल क्लोज, तो वो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है। सच कैपिटल एज authorized by memorandum of company to the maximum amount of share of the company, कि कंपनी कितना मैक्सिमम इशू कर सकती है, चाहे एक साथ करे या अलग अलग धीरे धीरे करे। ऑथोराइज रजिस्टर्ड कैपिटल जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। ऑथोराइज का वो पार्ट होता है जो कंपनी इशू करती है। मैंने बोला अगर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ है तो एक बार में इशू नहीं करती है, कंपनी 1 करोड़ करे है तो उसको बोला जाएगा इशूड कैपिटल। ऑथोराइज का वो पार्ट जो कंपनी इशू कर रही है। डिफाइन इशू कैपिटल विच मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। It is that part of authorized capital which is offered by the company for subscription include share allotted for consideration other than cash। ठीक है, मतलब अथोराइज कैपिटल कंपनी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, उसी का वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल जो कंपनी धीरे धीरे इशू करती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, देखिए एक होती है इशूड कैपिटल। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5 लाख इशू किए और पब्लिक ने सब्सक्राइब, कंपनी ने 5 लाख ऑफर किए और पब्लिक ने उसमें से 4 लाख लिए, तो इसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल। इशूड और सब्सक्राइब्ड बेटा सेम होते हैं, जो कंपनी की नज़र से वो होती है इशूड कैपिटल और पब्लिक की नज़र से वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और ये होती है हमारी ऑफर्ड कैपिटल 5 लाख। ठीक है, जैसे देखिए कंपनी अगर लोगों ने अगर 4 लाख लिए तो कंपनी भी 4 लाख ही देगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं देगी, तो इशू कितने करेगी, 4 ही करेगी ना। तो कंपनी की नज़र से जो बोलते हैं उसको इशूड बोलते हैं और पब्लिक की नज़र से उसको सब्सक्राइब्ड बोलते हैं, दोनों ही एक होती है। सब्सक्राइब कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ फॉर टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेमोरेंडम मेंबर ऑफ अ कंपनी। मेंबर के द्वारा जो सब्सक्राइब की गई है उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। इशू और सब्सक्राइब सेम होती हैं। Called up capital of the Companies Act 2013 define called up capital as such part of the capital which has been called for payment. It is total amount called up a share issued। जो कंपनी ने कॉल्ड किया है, मंगवाया है 10 रुपीज़ पर शेयर, जो अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड की है 8 रुपये 7 रुपये। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड ऑन शेयर इशूड। इट इज़ इक्वल, देखिए पेड अप कैपिटल क्या होती है, जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है माइनस कॉल्स इन एरर, उसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है। क्लियर, एनी डाउट, बोलो बोलो। चलिए नेक्स्ट है हमारा शेयर्स। देखिए शेयर्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं शेयर्स।
शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो आपका शेयर है इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर 100 ईच, तो और आपका उसमें से हिस्सा आपने लिए 10% ऑफ द शेयर्स, तो ये क्या है आपका शेयर। तो शेयर जो होता है आपका कंपनी की शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा, उसको बोला जाता है शेयर्स। ठीक है, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कि इंक्लूड करता है क्या? इंक्लूड स्टॉक्स। ठीक है, इंक्लूड स्टॉक। देखिए, शेयर जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, आज मेरे पास है शेयर में, वो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कंपनी के शेयर, उनको बोला जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? शेयर होते हैं हमारे 2 टाइप्स के शेयर होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को 2 अलग से प्रिविलेज मिलती है। इक्विटी शेयर भी 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर नॉर्मल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते हैं, उनको डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलता है कंपैरिजन टू नॉर्मल वोटिंग राइट्स। और ये प्रेफरेंस शेयर वालों को भी 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, प्रिविलेज मिलती है इक्विटी शेयर वालों से। एक तो उनको डिविडेंड जो होता है वो पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों से, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन, जो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो रुपए मिलेगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है। ये 2 प्रिविलेज होती है। तो शेयर क्या होता है? शेयर मीन्स शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और इंक्लूड स्टॉक। 2 Clause 84 of the Companies Act 2013 define the term share, which means a share in the share capital of a company and include stock. Clear? Any doubt? ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर विद होते हैं विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, नॉर्मल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और प्रेफरेंशियल, जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं उनको डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्मल वोटिंग राइट वालों से। ठीक है, और जो प्रेफरेंशियल होल्डर होते हैं उनको 2 प्रिविलेज मिलती है कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर वालों से। शेयर्स आर ए मूवेबल प्रॉपर्टी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द शेयर और डिवेंचर ऑफ अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन ए कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। शेयर सेल बी नंबर्ड होना चाहिए, हर जो शेयर होता है उस पर नंबर होता है कंपनी का अलग अलग। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल shall be distinguished by its different number. This implies that every share shall be numbered. सभी शेयर के ऊपर नंबर होना चाहिए और वो भी डिफरेंट नंबर होना चाहिए। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, 2 टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल होती है विद वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट, अभी हमने जो पढ़ा, जिनको डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलता है। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या होता है? देखिए, however this act shall not affect the right of preference shareholder who are entitled to participate in the proceeding of winding up before the commencement of this act. Equity share capital with reference to any limited by share means all share capital which is not a preference share capital. और इक्विटी शेयर की डेफिनेशन दी है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर वालों को 2 राइट पहले मिलते हैं, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इधर एज ए फिक्स अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट which may either be free or subject of income tax. Which reference to any company limited by share means that part of issued share capital of company which carries or would carry a preferential right with respect to, तो उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। दूसरा, रीपेमेंट इन केस ऑफ ए वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल paid up or deemed to have been paid up whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium
or premium on any fixed scale specified in memorandum on article of the company. Any doubt? बोलो चलिए अब next topic in next video. Thank you so much.